बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेट के 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिए। खबरों से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी विश करेंगे, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमने आना है जी आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर क्या है? महकमा प्राइमरी हेल्थ में करप्शन का मेगा स्कैंडल, डेंगू की रोकथाम के लिए 500 घोष मुलाजमीन का इंकशाफ। ओवर बिलिंग, बिजली चोरी के खात्मे का मोशन स्पीड फार्मूला, मीटर्स की रीडिंग आईटी सेंटर से मुंसलिक होगी। आटे की कीमत में कमी, रोटी के दाम मजीद गिर गए। और पेंशन बजट बढ़ने से हुकूमत परेशान, नए माली साल में पेंशनर्स की पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारी। अच्छा जी, हम खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स दाऊद इरशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर है, डेंगू की रोकथाम के लिए 500 घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। डेंगू तो कंट्रोल नहीं हो रहा, ये घोस्ट मुलाजमीन जो हैं ये मेरे ख्याल से अच्छे खासे पैसे लेते चले जा रहे होंगे। ऑल दो माजी में हमें डेंगू मुलाजमीन का हमेशा से वो स्कैंडल नजर आया, लेकिन वो फील्ड मुलाजमीन थे। अब ये कौन से मुलाजमीन हैं और कैसे इनकी पकड़ होगी? राव साहब देखिए, ये डेंगू के हवाले से सिलसिला शुरू हुआ था। ये 2011-12 में बाकायदा एक वो SOPs जारी किए गए, वो स्कूल्स में अवेजा किए गए, वो दफातर में अवेजा किए गए, तमाम दफातर को इंगेज किया गया, निजी और सरकारी दफातर ने मिलकर किया। तो 2011 में जो डेथ रेशो थी वो बहुत ज़्यादा थी और 2012 में एक भी डेथ नहीं हुई थी। तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि डेंगू वर्कर्स की जो भर्ती है उसको यकीनी बनाया जाए। तो बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त भी भर्ती की गई और फिर ये जो भर्तियां हैं 500, एक ये बड़ा फिगर है, 500 कोई मामूली नहीं है। और 500 मुलाजमीन का जो अब तक की जो तनख्वाहें हैं वो 1 अरब रुपए का जो टीका है वो लग चुका है। अच्छा, ये मुलाजमीन हैं कहाँ ये भी किसी को पता नहीं है अभी। जबकि इंक्वायरी होगी तो खबर के मुताबिक को जो तहकीकात है उसका आगाज़ कर दिया गया। कौन तनख्वाहें भिजवाता है? ये कि फिर पूरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, शामिल हैं? ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जो वजारत है वो इसको देखती है और ये इनसे जो काम लेना होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना होता है किसी भी ज़िले में। पैटर्न इसका यही है। तो क्योंकि डेंगू के हवाले से जो तमाम तर सरगर्मियाँ उनको मोनीटर उनके लिए जो करना था वो डिप्टी कमिश्नर ने करना होता है। तो अब मैं हैरान हूँ। वैसे 500 की जो तादाद है हो नहीं सकता, हालांकि इसके पैरेलल एक जो सिविल डिफेंस के लोग भी होते हैं, लेकिन वो उनको डेली वेजेस पे भर्ती किया जाता है। इनमें से भी अक्सरियत जो है वो डेली वेजेस पे होती है। 89 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिन्यूएबल होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने 500 लोग डेंगू के डंग सहते रहे और आप तनख्वाहें और 1 अरब रुपए की ये खतीर रकम है। और स्टिल डेंगू पेशेंट जो हैं, आगे बारिश हुई तो ज़्यादा एग्जैक्टली इसी ये तो शुक्र है 2 साल से स्पाइक ईयर नहीं आया, अदरवाइज तो बड़ा मसला होता है। जो जिस तरह से नहीं, अब आगे अगर डेंगू का सीजन एकदम से आता है क्योंकि बारिशें होंगी अभी तो अक्टूबर में दोबारा जब इसने आना है, सितंबर अक्टूबर में दोबारा, तो ये मुलाजमीन निकल आएंगे जहाँ छुपे बैठे हैं। है ना। देखिए, खबर के मुताबिक ये जो मुलाजमीन है ये 2015 और 16 में जो है इनकी इंडक्शन हुई और उस दौर से ये चले आ रहे हैं। 2015 से मतलब 2015 और अब 2024 चल रहा है, यानी कि ये 9 साल से इन लोगों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, इन लोगों को तमाम मराद दी जा रही हैं, जिसमें पेट्रोल भी है और दीगर जो मराद है वो भी शामिल हैं। तो और एन मुमकिन है इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफर्म्ड भी हो गए हों डेफिनेटली। लेकिन बात ये है कि आप 9 साल के बाद आपको तहकीकात याद आई, 9 साल तक मुल्की खजाने को तहकीकात अब भी नहीं होगी। इरफान साहब, ये मामला इधर ही रुक जाएगा। देखिए, अब वज़ीर सेहत की जानिब से तो ये बताया गया, ख्वाजा इमरान वज़ीर की जानिब से कि मेरिट के ऊपर वो यकीन रखते हैं और इसके ऊपर जो है वो तहकीकात की जाएंगी और जो ज़िम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो फिर उन लोगों से वो 9 साल की तनख्वाहें जो हैं वो भी ली जाएं, 9 साल के दौरान जो फ्यूल दिया गया है वो भी लिया जाए, तो फिर इसका फ़ायदा होगा। नहीं तो ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई और उसकी जानिब से ये कहा गया कि हम लोग जो है वो मेरिट के ऊपर काम करेंगे, हम लोग जो है वो करप्शन फ्री करेंगे। उसी दौर के अंदर
करप्शन का ग्राफ जो है वो पाकिस्तान का उसके अंदर इजाफा हुआ। उसी दौर के अंदर करप्शन की बेतहाशा मिसालें आपके सामने आई, ना तो कोई इंसाफ हुआ। अगर आप लोगों ने लोगों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया, उनको पकड़ा, तो उनसे कुछ रिकवरी भी करते। आपने नारे बयानिए तो बहुत बनाए कि लूट के खा गए, बाहर ले गए। लेकिन याद रहे ये जो भर्तियां हैं 500 जो खबर के मुताबिक ये 2015 और 16 मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ। सूबाई जो वजीर थे वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब थे बात कर और वजीर आला पंजाब जनाब खादम पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे। मैं वही बात और आप अगर तो ये गोश्त मुलाजमीन हैं तो इसका जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है उस वक्त का वज़ीर आला और अब तक के जो वज़ीर आला है ये उनसे पूरी करनी चाहिए कि इनका नहीं, अब जब तनख्वाहें हर महीने सेक्रेटरी हेल्थ से पूछा साहब जाए। हर महीने जब तनख्वाहें जाती होंगी ऑब्वियसली कोई जाती हैं तनख्वाहें? नहीं, मुलाजमीन क्या वो तनख्वाहें रिसीव करने आते थे, तब क्यों नहीं इस चीज का अंदाजा हो सका? ये इश्यूज जो हैं ये सिर्फ डेंगी वर्कर्स के हवाले से नहीं है। आपको गोश्त पेंशनर भी में चले जाएं, आपको गोश्त पेंशनर भी बहुत से मिलते हैं। आपको गोश्त भर्तियाँ दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर वहाँ पे भी बहुत नज़र आती हैं कि लोग मौजूद नहीं हैं, उनके घरों में तनख्वाहें भी जा रही हैं। लोग और यहाँ तक तो डिपार्टमेंट कोई और है, नौकरी कहीं और हो रही है। यहाँ पे तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मुहैयर हजरात के घरों में जाते रहे हैं, जिन लोगों को वो उसकी ज़रूरत नहीं होती उनके घरों में जाते रहे हैं। यहाँ पे तो ये सिस्टम है। असल में हमारा जो इशू है वो हमने अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं की हुई। हमने अगर डॉक्यूमेंटेड इसको प्रॉपरली किया हो तो उसके बाद ऐसे इश्यूज ना हो। अब हम भी तो किसी इदारे में काम कर रहे हैं या पहले भी कई इदारों में काम करते रहे हैं, अभी तो आप वहाँ पे तो कभी हमने नहीं। कितने घोस्ट मुलाजिम निकल आएंगे जो उस टाइम पे ड्यूटियां दे रहे थे, वो भी अलग से असल मसला ये है कि हमने सरकार को लूटने के मुख्तलिफ बहाने और तरीके अपनाए हुए हैं। कभी यही लोग जो जिम्मेदार हैं ये अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, यही लोग अपने कारोबार करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा बंदा भी नहीं होगा और हर बंदे से प्रॉपर काम भी लेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको फायर भी करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये दीमक की तरह ये चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि हमने सरकार को लूटना है। उसके लिए इनको जितनी दफा आप साफ इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग पहलू बता दूं कि मैं गुज़िश्ता रोज़ ही सेनेट में अब्दुल हलीम खान साहब की तकरीर चल रही थी तो 830 अरब रुपए 870 अरब रुपए का खसारा है। 870 या 830, और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इतनी बड़ी रकम जो है वो आप ये खर्च करते हैं। जी खसारा है। ये सिर्फ एक इदारे की बात है, सिर्फ एक इदारे की बात है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बेरहमी के साथ कितने, और अभी भी जो गवर्नेंस पैटर्न अभी भी है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं कि आप अगर आपने जाती उम्रा से जाना है ओल्ड एयरपोर्ट तो आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अगर जाना है तो वो भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। यानी अवाम के पैसे ऐसे ही ये लोग खाते रहेंगे और लुटाते रहेंगे। इसमें ये भी चीज़ें याद रखें कि 55 रुपए किलोमीटर वो बनीगाला से साहब बताया जाता था, बनीगाला से पीएम बताया जाता था कि अब ये हर जो भी आएगा वो यही ये रविश यानी अवाम पे रहेगी। एग्जांपल कोई नहीं बन रहा है। के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है ओवर बिलिंग बिजली चोरी के खात्मे का मोहसिन स्पीड फार्मूला मीटर्स की रीडिंग आईटी सेंटर से मुंसलिक होगी। क्या बेहतरी आएगी इरफान साहब? बहुत बेहतरी आएगी। आप देखिए आपका ओवर बिलिंग का इशू क्या है, यानी मसला हल हो जाएगा। डेफिनेटली मसला हल होगा काफ़ी। आप देखें कि आपका इशू ये है कि लाइनमैन आपके या मीटर रीडर आपके घर पे आपकी फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे आता है, अपने मोबाइल से जो एंड्रॉयड फ़ोन उसके पास होगा उसकी तस्वीर उतारेगा मीटर की और वो लेके जाके अपने रिकॉर्ड में रख देगा। उसके बाद वहाँ से उसकी जो है वो मीटरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी कि इतने दिन ये टाइम के ऊपर तस्वीर उतरी और उसके बाद इसमें इतने यूनिट इसने जो है वो सर्व किए और उसका बिल बन जाएगा। असल में इशू ये हो रहा था कि आप तस्वीर तो बना ले थे लेकिन जो सिस्टम था वो लेस्को के पास अपना था। लेस्को को आउटसोर्स करके किसी और थर्ड पार्टी के पास ये इख्तियारात नहीं थे कि उसको चेक कर सके कि ओवर बिलिंग की जा रही है या नहीं की जा रही। जो तस्वीर आपको दी जा रही है
उस तस्वीर के मुताबिक आपका बिल लिया जा रहा है या नहीं लिया। ठीक है। इसके ऊपर ओवर बिलिंग जब हुई तो वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी सख्त इक़दाम किए गए, और क्योंकि अवाम को रिलीफ देना उनकी प्रायोरिटी में शामिल है, तो उन्होंने देखा कि अवाम का जिस तरह खून निचोड़ा जा रहा है, ये बिजली अगर पंखा चलता है तो वो आपके और मेरे खून पसीने की कमाई से जो है वो घर में हमें लाइट दे रहा है, वो हवा दे रहा है, ठंडी एसी चल रहा है तो वो भी वैसे ही कर रहा है। तो ये चीज़ें खून पसीना निचोड़ के हम अपने लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए अगर हम लोग ये सहूलियात देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें बिल्कुल निचोड़ ही लिया जाए। तो इसके लिए ये किया जा रहा है कि जो भी मीटर रीडर तस्वीर उतारेगा उसको डायरेक्ट एक्सेस दी जाएगी आईटी सेंटर से। आईटी सेंटर और लेस्को यानी कि थर्ड पार्टी जो होगी वो आईटी सेंटर होगी जो उसको मॉनिटर कर पाएगी कि क्या जो तस्वीरें ली जा रही हैं, जो रीडिंग की जा रही है। नाज़रीन की सहूलत के लिए बता दें, जो आपके मीटर की पिक्चर ली जाएगी उसको आईटी सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा, यानी 2-3 जगह से उसकी कंफर्मेशन होगी, कहीं पर ये बीच में गैप नहीं रह जाएगा कि आपको ओवर बिलिंग की जाएगी। बिल्कुल, मतलब 2-3 जगह से उसको जांचा जाएगा। और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि इसके साथ एक तो आपका जो सर्विलेंस है वो रहेगी, डेटरस रहेगी उन लोगों के ऊपर जिन लोगों को पता होगा कि हमारे जो है वो ओवर बिलिंग करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है ना राउत साहब, इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा इतने बड़े लेवल पर? एग्जैक्टली मैं ये बात करने वाला था कि एग्जीक्यूशन एक बड़ा मसला है, उस पर किस तरह से आप एक अगर मीटर रीडर लेट्स सपोज एक अपना एक किसी एरिया में जा रहा है तो उसने योमिया 200 या 400 घरों को 400 तक घरों को उन्होंने 400 मीटर्स की उन्होंने वो फ़ोटो लेनी है और उसके बाद फिर वो सारा उसका डेटा इकट्ठा करना है। जब से फ़ोटो आने लगी है चीज़ों में कमी तो ज़रूर हुई है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर रीडिंग मौजूद है और बहुत सारी जगहों पे तो अब वो वाले मीटर भी लगना शुरू हुए हैं जो कि अब जिनको आप वो नहीं कर सकते, टेम्पर नहीं किया जा सकता, फौरी पता भी चल जाता है, तो इससे भी सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमने सुना था 83 करोड़ यूनिट, फिर 93 करोड़ यूनिट और फिर 98 करोड़ यूनिट्स जो ओवर बिलिंग, उस पर क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है? उस पर जो अहकामात दिए गए थे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है? मुझे लगता है कि उसी के ऊपर आपको पहले फोकस करना होगा, क्योंकि वादा कर चुके हैं वज़ीर दाखिला कि हर सूरत में ये रिटर्न होंगे, और अगर ये रिटर्न होते हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी वज़ारत दाखिला की, और ये हकीकी मानों में ये अवामी खिदमत का एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो बन सकती है अगर 98 करोड़ यूनिट और ये बन भी रही है, और बन भी रही है। उसमें से जो फैक्ट एंड फिगर्स FIA ने जारी किए वो तकरीबन 30% लोगों का अभी उसमें से अकोमोडेट किया जा सका है। 31 करोड़ यूनिट आगाज तो हुआ है राउत साहब, मतलब हमने तो तारीख में कभी ये सब नहीं सुना। 31 करोड़ यूनिट वापस हो चुके हैं, और ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ये मीटरिंग 1 माह पहले की है। अभी 31 को दोबारा लेस्को की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि अब इस माह के अंदर कितने यूनिट जो है वो वापस एग्जैक्टली। अच्छा, अब इतनी ताखीर, मेरा ख्याल में जितनी ताखीर होती जाएगी उतना ये इशू पीछे जाता जाएगा, और इस इशू पे वज़ारत दाखिला और ख़ास तौर पर FIA का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जितना ये इसको फॉलोअप रखेंगे उतना ही बेहतर अंदाज में लोगों के पैसे हैं जो आप ले चुके हुए हैं वही वापस करने हैं, आपने कोई एहसान तो करना नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी जो इसको मुंसलिक कर रहे हैं, बिल्कुल दुनिया बहुत अरसे से जा चुकी है, वो अब हर जगह दुनिया में तो कार्ड्स, यही पाकिस्तानी जब जाते हैं बाहर तो कार्ड्स खरीदते हैं और फिर वो जैसे रिचार्ज वाला सिस्टम है वो ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर बिजली ना, तो लोड शेडिंग का इशू वहाँ पे है हर जगह पे, तो आपको बहुत जल्द ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करना है, वो रिचार्ज की तरफ जाना है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक आप अगर जिस तरह से आप बिजली की कीमतें बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर आपको शहर में जो मतवसत तबका है वो तो बेचारा बिल देता रहेगा, लेकिन मज़ाफ़ात में अगर आप देखें ये बहुत बड़ा कुंडा सिस्टम इरफान साहब खत्म नहीं हुआ नहीं, और ये बहुत बड़ा जारी है, महंगी बहुत है, चोरी का सिलसिला जारी है करना भी अब आवाम की मजबूरी है। और इस पर अगर थोड़ा नजरसानी कर ले वफाकी हुकूमत, खुदा का खौफ करे, जो 200 अरब रुपए की या 300 अरब रुपए की फ्री बिजली दे रहे हैं उसको मिनिमाइज कर लें तो खुद ब खुद चीजें जो है वो बेहतर। कुछ नहीं करना आपने, जिनको आप इतने भारी भरकम यूनिट्स दे रहे हैं फ्री, लेनी 25-25 लाख तनख्वाहों वालों से बस उन्हें कहें कि आप बिल दे दें जितने यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं,
2-2 हज़ार नहीं, यूनिट फिर वो उनको इतने फ्री दी। यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो- ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे, अच्छी खबर है जी मेरे ख्याल से, बल्कि बहुत अच्छी खबर है। आवाम के मसाइल कुछ हल होते नज़र आ रहे हैं। आटे की कीमत में कमी, रोटी के मजीद दाम गिर गए हैं। लाहौर में 100 ग्राम रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। राव साहब, देखिए पहले जब रोटी 20 रुपए की थी तो उस पर जो तकरीबन 800 रुपए का डिफरेंस आया 20 किलो आटे का थैला, जो कि तकरीबन 2800 से 3000 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा था, वो जब 2000 रुपये आया तो उस वक्त गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज़ किया। शुक्र है गवर्नमेंट को ख्याल आया कि कम से कम, अगर वैसे तो अगर आप देखें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्ती हुई हैं लेकिन सिर्फ कागजात में है, लेकिन उसका इम्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा। मतलब फ्यूल की कीमतें कम हुई, बढ़ती हैं तो फौरी हर चीज़ बढ़ जाती है, कम हुई लेकिन उसका इम्पेक्ट नज़र नहीं आया। उस पर भी वज़ीर आला पंजाब को कूदना पड़ा कि किराए कम करें जी, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल दरामद नहीं है। अब रोटी की कीमत 16 रुपये की गई, फिर 200 रुपये मज़ीद जब कीमत गिरी आटे के थैले की, तो फिर 15 रुपये रोटी की। अब 1000 रुपये का डिफरेंस है। अब जो 15 किलो का जो थैला जो मिल रहा था तकरीबन 3,400 रुपये में, अब वो 1800 रुपये में आ गए। 1700 का 1700 या 1600, यानी अब जो एक्चुअल प्राइस है वो और ज़्यादा नीचे, यानी 15 जो किलो आटे की कीमत है ना वो 100 रुपये से नीचे आ गई है, जो कि 160-70 तक गई थी और फिर उसके बाद ये अब वापस आई है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं। और इसी तरह से मैदे की कीमत, जो कि मैदे की बोरी जो 13,000 रुपये की थी, अब 5,200 रुपये की है, और उसके बावजूद नान जो है वो 25 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। अब इस पर थोड़ी कमर कसने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। अच्छी बात है कि तमाम अजला के जो रेट्स हैं रोटी के, वो कहीं 13 रुपये, कहीं 14 रुपये इसको किया, और लाहौर में 14 रुपये, 1 रुपये और कम हो गया। लेकिन इसको जो आटे की कीमतों का जो रेशो है उस हिसाब से रोटी 10 रुपये में मिलनी चाहिए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब डिफरेंस आएगा तो चंद रुपये अगर आम सारफ को मिल जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी ज़रूरत है आपकी, और इसका अगर आपने फ़ायदा पूछना है तो उन मजदूरों से पूछें जो बेचारे इस गर्मी में काम कर रहे हैं, और जो बेचारे 100 ग्राम की एक रोटी नहीं, वो 4 से 5 रोटियां उनको खाना पड़ती हैं। अपना सिस्टम ऑब्वियसली इस तरह का है, तो अच्छा एक ये पहलू है। इसके साथ साथ इससे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही गवर्नमेंट के डबल रोटी, जो कि आज भी अब मैदे की मैंने आपको कीमत बताई 13,000 से 5,200 रुपये पे, लेकिन मजाल है कि बेकरियों वालों को कोई शर्म आई हो, कोई हया हुआ हो कि हम अज खुद कम कर दें। जब गवर्नमेंट चढ़ाई करेगी तो तब कम किया तो फिर फ़ायदा क्या। इसको कम करें। और बताया ये जा रहा है कि शायद 10 रुपये या 15 रुपये नहीं, बिल्कुल ये जो 150 की ब्रेड दी जा रही है उसको आपको कम से कम जो है वो 80 से 90 रुपए के दरमियान वो आनी चाहिए। इसके लिए अब इंतजामिया को बाहर आना होगा। अब इस पर और सारी वो प्रोडक्ट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसमें मैदे की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें उनकी कीमतों का तयन असर न होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, बहुत बड़ी तादाद में वो उनकी ख़रीदारी की जाती है। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से सवाल भी ये किया गया था लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वादा किया था कि हम इस पर तवज्जो देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो किसी बेकरी ने अज खुद नहीं किया। 5 या 10 रुपए का जो कमी है वो तो नोटेबल है कि वो कहीं किसी ना किसी ने की है, लेकिन ये जो बड़े ब्रांड्स हैं ये अभी भी माल बना रहे हैं, और जो ब्रेड है लोगों को वो 13,000 प्राइस का इतना डिफरेंस आ गया तो फिर इस तरफ मेरे ख्याल से इंतजामिया को रुख करना है। इरफान साहब, असल में आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने हिफाजत के लिए जो कवानीन है वो भी सिर्फ डंडे के जोर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको एग्जांपल देते हैं कि हेलमेट या ट्रैफिक के जो भी कवानीन है कि आप ग्रीन लाइट जो है रेड लाइट इसकी वायलेशन ना करें, आप हेलमेट पहने, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, ये वो तमाम कवानीन हैं जिससे जो ड्राइवर है उसकी अपनी सेफ्टी है, उसके साथ बाकी लोगों की सेफ्टी है, लेकिन वो भी हेलमेट तब पहनेगा जब उसको सामने ट्रैफिक वार्डन नज़र आएगा कि चलान ना हो जाए। तो यहाँ पे आप सोचते हैं कि बेकरी वाले जो मैदा सस्ता होने के बाद खुद वो आइटम अपनी बेकरी आइटम उसकी सस्ती करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको हुकूमती इदारे जो हैं
इनके ऊपर भी एक डंडे वाला शख्स चाहिए जो इनको Seriously, चलाए जिस कि तरह से भाई ये रोटी आप पे लोगों किया ने ना, जिस तरह तंदूरों के पीछे पड़े हैं, आप लोगों ने जिस तरह से बेकरियों के पीछे पड़ गए। बिल्कुल बात ठीक है तो कि आप लोगों ने जिस तरह ये होगा कीमतें सही कम relief। हो रही हैं चीज़ों की, तो इन चीज़ों को रिलीफ अवाम को देने के लिए भी जो आपने एक फोर्स बना के रखी हुई है, टीमें आपने तश्कील दी गई हैं ज़िले इंतज़ामिया की सूरत में, आपके उनकी ऐसी साहिबान हैं। उनकी सर्विलेंस के लिए भी उनके ऊपर भी एक डंडे वाला शख्स चाहिए कि वो इनको चलाए कि भाई तुम लोग भी काम करो। सही बात है। क्योंकि जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे, हुकूमत आटा सस्ता कर दे, हुकूमत बिजली सस्ती वो कर एक दे, enforcement हुकूमत authority जो बनाई जा मर्जी रही है कर दे उसके लिए। सस्ता, जब मगर- तक ये काम नहीं होगा कि आप एंड यूज़र तक उसका रिलीफ नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आपके ये प्रेस रिलीजेज, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आपके ये वादे, ये दावे कि हमने ये चीज़ सस्ती कर दी, हमने ये चीज़ सस्ती कर दी, अवाम नहीं मानेगी। जब तक एक आम शहरी, जिसको राव साहब ने अभी जिक्र किया कि रोटी 10 रुपए की होनी चाहिए, मजदूर की ज़रूरत है, उसको वो मिलनी चाहिए। उसके लिए हुकूमत को इसका relief का पूछना है तो उसी से पूछें। तमाम चीज़ें जो है, तमाम एफर्ट्स इन चीज़ों के ऊपर करनी चाहिए कि अवाम को जो लूटा जा रहा है हर सूरत में, वो बिजली महंगी हो करके लूटा जा रहा हो, वो किसी और चीज़ें महंगी करके लूटा जा रहा हो, टैक्सेस बढ़ा के लूटा जा रहा हो, लेकिन जिस जगह पे अवाम को गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, वो रिलीफ भी अवाम तक नहीं, उस अब तरह वहाँ पे पहुंचे। तो आपकी इंतजामिया की नाकामी है ना, उनको बिल्कुल, बाहर निकलना मैं होगा, यही कह उनको रहा इस चीज हूँ। को। उनको हाँ। निकालना किसने है? उनको देखे, उसको आपने नहीं निकालना, उसको मैंने नहीं निकालना। इसके लिए भी एक सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम को आपको लेकिन फॉलो करने की अखलाकियात भी जरूरत कुछ है। थोड़ा चीज सा होती मॉनिटर है। करना, अगर वो वाली सारी चीज़ चीजें आप सस्ती छोड़ हुई दे, राव साहब अपने आप ये कोई नहीं करता, अखलाकियात ये भी कुछ करवाना चीज पड़ता है, होती और है, ये कुछ शर्म होती डंडे है, की कोई जोर हया से होती करवाना है। पड़ता है, क्योंकि हमने माजी में ये मिसालें देख ली हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब सूरत हाल ये है कि पेंशन बजट बढ़ने से हुकूमत परेशान है। नए माली साल में पेंशनर्स की पेंशन से अलाउंस खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं, यानी पेंशन के साथ जो अलाउंस है ये जा रहे राव साहब, उसको खत्म किया जाएगा। देखिए, अलाउंसेस ख़त्म करने के हवाले से मनसूबाबंदी तो की जा रही है, लेकिन ये बड़ा गंभीर इशू है। इस इशू को आपको कौमी सतह पर एड्रेस करने की ज़रूरत है कि पेंशनर्स इस वक्त, मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की आपको सूरत हाल बता वो देता लाइनें हूँ। देख सकते हैं। 4300 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं MCL के, लाहौर की जो MCL है, और उसके पेंशनर्स की तादाद पता है आपको कितनी है? 11,000 से तजावज़ कर चुकी है। अच्छा, आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म आपको बनाना होगा कि जो ही रिटायर हो उसको इतने पैसे दे दिए जाएं कि जिससे कि वो अपना गुजर बसर कर सके बआसानी। ये जो पेंशनर्स का ये लिंगर ऑन होना पेंशन है ना, ये तो वैसे कानून के मुताबिक तो सदर पाकिस्तान भी नहीं किसी की पेंशन रोक सकते, ये कानून तो ये है। लेकिन इस कानून को आपको बदलने की ज़रूरत है। लमसम आप दें ताकि पेंशनर का बोझ जो है वो कम हो। और हर इदारे का यही हाल है। अगर आप जो आर्म फोर्सेस के देखें तो पेंशनर्स की तादाद लाखों में, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट है वहाँ पे। और फिर अगर दूसरे सिविल इदारों में देखें तो वहाँ पर भी ऐसी है। मैं तो सिर्फ आपको लाहौर की एक MCL की बात बता रहा हूँ कि तकरीबन 11,000 पेंशनर्स हैं उनके, और वो 11,000 पेंशनर्स घर बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने सर्व किया और सर्व करने के बाद उनको एक जो पेंशन की सूरत में मिल रहे हैं, लेकिन इसका जो बोझ है वो उसको कम करने की ज़रूरत है। आप जो ही रिटायरमेंट हो वहीं पे डिसाइड करें और लमसम अमाउंट दें, और ताकि ये सिलसिला यानी बंद हो। मसला ही हल हो जाए। अलाउंस कौन कौन से दिए जाते हैं, और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मसाइल नहीं होंगे उनके? अना डेफिनेटली मिसाइल होंगे, और इन मसाइल को जैसे राव साहब इरफान बात कर साहब, रहे हैं, बाकी जगहों पे शाह खर्चियाँ हैं, पेट्रोल की मद में मुलाजमीन को इतना कुछ मिल रहा है, बिजली के बिलों की मद में इतना कुछ मिल रहा है, तो वो पेंशनर्स जिन्होंने सारी हम तो जिंदगी उसके भी सर्व एंटी किया है, बात करते हैं। देखिए बात यही है कि आप सारी ज़िंदगी आपको कोई एक डिपार्टमेंट को कोई दे जाता है, तो उसके बाद उसको ये लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसको बाइज्जत तरीके के साथ एक हैंडसम अमाउंट दी जाए, ताकि उसके साथ वो अपना बाकी ज़िंदगी जो है वो उसको पुरसकून तरीके से गुजार सके। हमारा ये सिस्टम ही गलत है कि हम उसको लाइनों में लगा देते हैं कि अब ये 1 तारीख को आना, आपको 20,000 25,000 या जितने भी आपकी पेंशन बनेगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी वहाँ पे। अब वहाँ पे इश्यूज़ क्या आते हैं? बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनके अंगूठे जो हैं वो उनके बायोमेट्रिक नहीं चेंज हो होती, चुके होते हैं। चेंज होने के अलावा वो घिस की होती हैं जो लाइंस हैं, तो वो उनकी बायोमेट्रिक नहीं होती, फिर उनको दोबारा से चक्कर लगवाने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही पेनफुल जो मरहला होता है उनके लिए है। कोई शक नहीं। इसको सहल बनाने के लिए
हुकूमत को इकदाम करने की ज़रूरत है कि इनको एक बार में वन टाइम के अंदर एक हैंडसम अमाउंट दी जाए जिससे वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजार सके, ना कि ये जून जुलाई की गर्मी जो इस तरह का ग्रेजुएटी फंड अलग से ही कर दिया जाए। क्योंकि ये देखिए ये सारी चीज़ें वो हैं, पेंशन तो एक गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा तो देना ही देना, लेकिन उसके साथ साथ सरकारी मुलाजिम ने अपनी सैलरी से भी ये जो चीज़ें हैं अलाउंसेस के अंदर वो कटवानी होती हैं, जो उसको बाद में ग्रेजुएटी की सूरत में एक सोल्यूशन तो ऐसा है कि अगर आप लमसम अमाउंट उसके नाम पर डिपॉजिट करा देते हैं कौमी बचत में, जो कि सरकारी इदारा ही है, तो उससे उसको जो माहाना इनकम है वो लेता रहे, जो ग्रेजुएटी उसकी हो वो अलग से हो, और गवर्नमेंट का सिस्टम, गवर्नमेंट की जो कितारों में लगने वाला सिस्टम है वो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा एक संजीदा मसला है, इसका आपको कोई ना कोई हल ज़रूर निकालना पड़ेगा। ये तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के कोई हल इस तरह का निकालें। आप रिलीफ की तरफ, आप आवाम को परेशान कर रहे हैं। देखिए, अगर 50 लाख रुपए 60 साल की उम्र के बंदे के मुलाजिम के 50 लाख रुपए अगर कौमी बचत में पड़े होते हैं ना, तो उसको योमिया अगर उसकी पेंशन बनती है ना 20, 25, 30 हज़ार, तो योमिया कौमी बचत से उसको उसी फंड से जो कि उसको आप दे रहे हैं उसी फंड से उसको योमिया 1.25 लाख रुपया मिल सकता है 60 साल के ऊपर। तो आप इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं जो इदारे पर भी बोझ ना हो, और एक ही दफ़ा जो देखिए मुलाजमीन हर रोज़ तो रिटायर्ड साल में मैक्सिमम 10% लोग रिटायर होते होंगे मैक्सिमम डिपार्टमेंट में, 10% लोगों को मैनेज करना, ये रिलीफ देना कोई बड़ी बात नहीं, ये कानून बना के आप इसको की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए, आप अपना ख्याल रखिएगा जी। हमने अभी ब्रेक ले रही है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, FIA की जानिब से बहुत ज़बरदस्त काम किया गया, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से, क्योंकि खुसूसी हिदायत थी और हमने देखा कि लेस्को अफसरान क्या, मुलाजमीन क्या, मीटर रीडर्स क्या, सबकी एक दफ़ा दौड़े लग गई। अब आवाम परेशान थी कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा इशू था ओवर बिलिंग, जिससे आवाम को दो हाथों लूटा चला जा रहा था। अब वफाकी वज़ीर दाखिला की खुसूसी हिदायत पर FIA जो है वो मुतहरिक हुई। ओवर बिलिंग जो की गई थी सारिफीन को, मेरे ख्याल से तारीख में इतना बड़ा रिलीफ जो है वो कभी नहीं मिला बिजली सारिफीन को, जो अब मिलना शुरू हो गया। 98 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग की गई और उसके बाद अब तकरीबन जो है 31 करोड़ यूनिट सारिफीन को वापस किए जा रहे हैं। स्टिल ये सिलसिला जारी है, तो इसको किस तरह से लेकर चला जा रहा है इसको हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अहम टॉपिक आज का ये भी होगा कि अगर अभी भी किसी को ओवर बिलिंग की शिकायत है तो वो FIA से रिजू करेगा, उसका मसला कैसे जो है वो FIA सॉर्ट आउट करेगा। एक और बड़ा इशू जो आपको अभी भी फेस करना पड़ा है, क्योंकि होता ये है, माजी में भी यही होता रहा कि जिस इलाके में बिजली चोरी की जाती थी वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया आम इलाकों से ज़्यादा था। अब बिजली चोरों को कैसे पकड़ा जाएगा? अब बिजली चोरों के पीछे भी एक बड़ा माफिया होता है जो कि उनको सपोर्ट कर रहा होता है। सो इस नेटवर्क को FIA कैसे पकड़ेगा, कितना मुतहरिक है सारिफीन को रिलीफ फराहम करने में, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज वर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सरफराज साहब। सबसे पहले तो आपकी एफर्ट को हम सलाम पेश करेंगे। कम अज़ कम इतनी गर्मी में आवाम को ठंडी हवा का झोंका आना शुरू हुआ है, मुश्किल टास्क है ये? बहुत मुश्किल था। थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इसकी बैकग्राउंड क्या है। जनरली FIA इस तरह काम करता था कि चूँकि हम एंटी करप्शन इदारा भी हैं, फेडरल के जो जितने डिपार्टमेंट्स उनके खिलाफ एंटी करप्शन के हवाले से जो भी शिकायत आएगी हम वो डील करते थे। तो नॉर्मली FIA करता ये था कि अगर कोई शिकायत आई है किसी करप्शन के हवाले से, किसी मीटर रीडर ने पैसे मांगे हैं, किसी भी लेस्को के अफसर ने पैसे मांगे हैं, तो हम उसकी शिकायत लेते थे और उस पर कार्रवाई करनी उस हद तक, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस को डील करते थे। ये मैं क्रेडिट दूंगा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का कि वो आए, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ से बाहर आए, एक एप्लीकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि एप्लीकेशन आएगी आप काम करेंगे। चूँकि FIA के पास ये भी इख्तियार है कि आप अज खुद भी नोटिस ले सकते हैं, अज खुद कार्रवाई कर सकते हैं। तो उन्होंने पहला हमें जो टारगेट दिया, उन्होंने कहा कि आप ओवर बिलिंग को देखें। अच्छा, ओवर बिलिंग हमारे लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था, चूँकि नॉर्मली वो लेस्को के अफसरान का ये ख्याल और जनरली FIA ने कभी जी आज तक तारीख में आज तक ओवर बिलिंग पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो समझते हैं कि जी जहाँ पर हमारे अफसर से गलती हो गई है, लेस्को का ये ख्याल था, यहाँ कोई ओवर बिलिंग हुई है तो हम उसको ठीक कर देंगे। वो आए हमारे पास, हमें दरख्वास्त दी, हम इसको ठीक करेंगे। तो जनरली ये परसेप्शन थी। आप ये सोचिएगा कितने सालों से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ये मैं क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ें, इस पर कार्रवाई करें। और सबसे ज़्यादा जो आपको मज़े की बात बताऊंगा कि इसमें उनका ये स्टार्टिंग ये था कि यार देखें कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये करते ये हैं कि ओवर बिलिंग कर देते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर जी। तो हमने फिर इस पर एक पूरी कैंपेन चलाई है और इस सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब का, इनका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया और हमें उस जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ लाए। पहले हमारा था इन्वेस्टिगेशन स्टाइल, सिर्फ कि आपने दरख्वास्त दी हम काम करेंगे उस पर करेंगे। तो ये सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जाता है। अब तक कितने यूनिट जो है वो सारिफिन को वापस किए गए हैं, कितने यूनिट ओवर बिलिंग के मद में आपने पकड़े? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जब मोहसिन नकवी साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई, हमने टीम्स बनाई और वो टीम्स फील्ड में गई, वो खुद अब खुद चेक कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को पहले स्टार्ट किया, तकरीबन हमने 1400-1500 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिसमें आप स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फिर TMA के ऑफिस हैं, मुख्तलिफ ऑफिस का हमने किया। 1500 के करीब ऐसे निकले जिनकी ओवर बिलिंग हुई थी। 1500 ये तो हम अब पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को फिर हमने चेक किया, फिर हम इसका दायरा वसी करते रहे। इसमें फिर हम बहुत सारे इंडस्ट्री यूनिट्स पर चले गए। फिर हम जब प्राइवेट पर गए तो ट्यूबवेल्स पर जब आप गए तो ये इतने दुख की बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देख लें, इन्होंने इंडस्ट्रियल्स के यूनिट्स पर और फिर जो थे ट्यूबवेल्स, जो गरीब आदमी है, जो बेचारा किसान है, बड़ी मुश्किल से सारा गुजारा कर रहा है, इस माहौल में बिजली का बिल देना, जबकि उसके पास ऑलरेडी आपको पता है जो बुहरान चल रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये 3 हमने सेक्टर्स को देखा जिसमें इन्होंने बेइंतहा ओवर बिलिंग की। जो आपने पहले का तकरीबन 98 करोड़ यूनिट वो हमने डिटेक्ट किए कि ये इस हवाले से इन्होंने ये डाले हैं और इसकी कुल मालियत जी कुल मालियत तकरीबन 40 अरब रुपया, 35 से 40 अरब रुपया बनती है जो सार्फिन पर डाला गया इजाफी, जिस पर उन्होंने उनकी ये बनते नहीं थे, पॉइंट तो ये बनते नहीं थे। तो हमारा पहला टारगेट तो ये था कि हम इस चीज़ को करें। फिर हमने उन ब्रीफिंग दी और नकवी साहब मिनिस्टर साहब का ये ख्याल था कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यह है कि इनको रिफंड किया जाए। अब वो लोग जिन पर इजाफी बिल डाले गए हैं उनको वापस किया जाए। तो अब तक मैं ज़रूर बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि 12 अरब रुपए की जो 12 अरब रुपए के करीब जो 33 करोड़ यूनिट्स हैं वो लोगों को वापस जा चुके हैं। और हमारा पूरा ये मिशन है, ये टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ अरसे में हम ये सारी जितनी हुआ है ओवर बिलिंग वो रिफंड करवा दें। सही। अच्छा जी, अब ये सिलसिला तो शुरू हो चुका है, रुकावटें भी आ रही होंगी? बहुत सारी शुरू में लेस्को के अफसरान की तरफ से बहुत था कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, बहुत सारे हमने मैं ज़रूर बताऊंगा इस मिशन में हमारा टारगेट था कि ये ओवर बिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि मैनेजमेंट या सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो टारगेट देते हैं कि जी आपने ये टारगेट अचीव करना है। अब टारगेट क्यों देते हैं, हमारा उसमें भी हमने बड़ा काम किया, ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जहाँ पर एक तो लाइन लॉसेस तो है ही हैं, वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जितनी भी डिस्कोज है उसमें लाइन लॉसेस है, उसके अलावा कहीं बिजली चोरी हो रही है तो ये बिजली चोरी कोई कर रहा है उसका जो बिल है वो किसी और को डालना है, ये वो कॉन्सेप्ट है। चाहे ये मिले हुए हैं कुछ अफसरान, इनके जो मुलाजमीन हैं या अफसरान मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, क्योंकि वहाँ से मंथलियाँ ली जाती हैं और वो फिर आपने लमसम दूसरे इलाके में जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी आपने बिल भिजवा देना, किसी तरह आपने इस चीज़ को मैनेज करना होता है। मुझे ये बता दीजिएगा, अफसरान की मुलाजमीन की तो दौड़े लगी हुई हैं, ये नेटवर्क कहाँ तक है, आप पहुँच चुके होंगे, अब इनकी निशानदही कैसे होगी, इनको पकड़ना भी तो बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इसमें हमने 3 एक्सियंस को गिरफ्तार किया, लेस्को के 3 अफसरान को गिरफ्तार किया। और हमारा एक तो गिरफ्तारी देखें ना मुख्तलिफ थे, एक था गिरफ्तार करना जिन लोग वाकई इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मुलविस थे, हमने 3 एक्सियंस को गिरफ्तार किया। और कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको हमने ठीक करना है, साथ हम आपके साथ इस जरूरत पर देंगे कि आप ओवर बिलिंग को ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ उन्होंने कमिट किया है लेस्को ने कि जी अब कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। मैं आपको मज़े की बात बताना चाहूँगा और खुशी से भी ये बताना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब की इस सारी एफर्ट से, चूँकि लेस्को के 60 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, 60 लाख हाउस होल्ड्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके एक भी जो यूनिट है वो ओवर बिल नहीं हुआ अप्रैल के महीने। सही। और आइन एक यूनिट ओवर बिल नहीं होगा, ये हमारी कमिटमेंट है उनके साथ कि वो एक यूनिट भी ओवर बिल नहीं किया जाएगा। आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि कभी एक यूनिट भी ओवर बिलिंग नहीं हुई है, तो ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया गया। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो बहुत हद तक ओवर बिलिंग का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को शिकायत है, अगर किसी के साथ ओवर बिलिंग हुई है, आपने अपने पुराने बिल निकाल के देखे तो आप ओवर बिलिंग का शिकार है, तो आपको करना क्या है? सरफराज साहब। बिल्कुल, पहला तो यह है कि अब हम ओवर बिलिंग रुक चुकी है अप्रैल से तक, अप्रैल के बाद आपको कोई ओवर बिलिंग नहीं है। अब दूसरा ये था कि क्या आपको पहले ओवर बिलिंग हुई है, तो अगर हुई है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि 33 करोड़ यूनिट वो ओवर बिलिंग जिनकी हुई थी एडजस्टमेंट हो चुकी है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आपका अभी बिल ओवर बिलिंग हुई है आपकी 800 यूनिट की और आपका बिल अभी आया है 1000 यूनिट इस महीने का, तो आपका बिल आएगा 200 यूनिट का। अच्छा, वो उसमें बिल आपका एडजस्ट हो गया। अब जो बाकी हमारी ओवर बिलिंग बाकी रह गई है वो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। मैं अपने नाजरीन को ये कहूँगा और जो लेस्को सार्फिन है कि अगर आपको जून के महीने तक ओवर बिलिंग एडजस्टेड नज़र नहीं आती है और आपको नज़र आ रहा है कि मेरी ओवर बिलिंग चल रही है, तो फिर आप हमसे रब्ता करें। हमारा चूँकि उनके साथ चल रहा है, वो इस महीने में इंशाल्लाह जून के महीने तक हम तमाम ओवर बिलिंग ज़ीरो कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि पीछे कोई ओवर बिलिंग नहीं। इसका प्रोसेस क्या है कि आपने FI के दफ्तर आना, एप्लीकेशन लिख के देनी है? जी बिल्कुल, अगर आपको जून के महीने तक ओवर बिलिंग जो है वो आपकी रिफंड नहीं होती तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हमारे FI ऑफिस जो रीगल चौक पर, आप वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, हम आपसे एप्लीकेशन लेंगे और इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपकी ओवर बिलिंग जितनी भी हुई है वो रिफंड करवाएंगे। आप क्या सही। अच्छा, अगर आपकी ओवर बिलिंग रिफंड होगी तो बिल पे कहीं मेंशन किया ताकि लोगों को पता चले कि उनको रिलीफ मिल भी गया है? जी बिल्कुल, उसमें यह ना कि एडजस्टमेंट, उसमें जो बिल में एडजस्टमेंट आती है कि उन्होंने एडजस्टमेंट, अगर उनकी 800 यूनिट की एडजस्टमेंट पहले ज्यादा थी, ये चीज देखनी है कि आपके कितने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, आपको कितने यूनिट्स के हिसाब से बिल आया, तो यानी आपको पता चल जाना चाहिए कि एडजस्ट कर लिया गया। और इसमें यह जरूर बताना चाहूँगा ओवर बिलिंग किस तरह का एक प्रोसेस ये भी था कि अगर आप बहुत सारे लोग ना ध्यान नहीं देते, जो मीटर की रीडिंग है वो तस्वीर लगाना लाजिम है हर मीटर की कि उसके ऊपर क्या रीडिंग थी, और जिसमें वो ओवर बिलिंग करते हैं वहाँ धुंधला आती है। वो अब कई दफ़ा बंदा ये सोचता है कि शायद कोई प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आई होगी, उसने नहीं आया। जी, एक्चुअली जिसने ओवर बिलिंग की है उसने वहाँ उसको धुंधला कर दिया है और उस वजह से आपको समझ नहीं आई कि आपका पिछला रीडिंग क्या थी और नेक्स्ट रीडिंग क्या है, तो आपने उसकी रीडिंग मान ली। तो ज़रूर ये देखें, अगर आपके बिल के ऊपर धुंधली तस्वीर नज़र आ रही है तो उसमें भी आपको समझे कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और उसको ज़रूर चेक कराएं। और लेकिन हमारी इस लेस्को पूरे इदारे के साथ कमिटमेंट है कि जी एक भी यूनिट ओवर बिल नहीं होगा। दैट्स रियली ग्रेट। बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली महंगी बहुत हो चुकी है। सो बिजली चोरी पे किस तरह से आपकी कैंपेन चल रही है? और मेरे ख्याल से अब वो पीक टाइम शुरू हो गया है जब बिजली चोर भी मुतहरिक है और FIA को भी मुतहरिक होना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमने उनको लेस्को को समझाना था कि आपने ओवर बिलिंग नहीं करनी। आप ओवर बिलिंग का क्या मकसद था, इसमें एक अपनी इनएफिशिएंसी को कवर किया जाता है और उस इनएफिशिएंसी में बिजली चोरी भी शामिल है। एक वो बिजली चोरी है जो सार्फिन खुद करते हैं, एक वो है जो लेस्को के मुलाजमान या उनके अफसरान के साथ मिलकर होती है। तो पहला हमारा टारगेट, अल्लाह की फजलो करम से हम अपने टारगेट पर हैं कि ओवर बिलिंग नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि बिजली चोरी को रोका जाए। उस बिजली चोरी पर हमारी एक स्पेशल कैंपेन मिनिस्टर साहब के, मोहसिन नकवी साहब के हुक्म पर चल रही है। इसमें हम बहुत सारी अब टीमें, जो कि हमने पहले ओवर बिलिंग को कंट्रोल किया, अब हमारा था कि हम बिजली चोरी को रोकेंगे और साथ साथ जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो बिजली बिल पे नहीं कर रहे और बड़ी अरसे से पे नहीं कर रहे, उन पर एक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि हमने तकरीबन 400 के करीब इस पूरे प्रोसेस में बिजली चोरी के हवाले से उस पर काम किया। हमारा बेसिक फोकस है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जहाँ पर कमर्शियल है, जहाँ पर कमर्शियल ज़्यादा नुकसान का बाइस है। क्योंकि हो सकता है डोमेस्टिक वाला जो चोरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो छोटे उसके इतने यूनिट्स का नहीं, लेकिन जो कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो बड़े यूनिट्स हैं, उस पर हमारा फोकस किया जाए। अब तक तकरीबन हम 178 FIRs दर्ज कर चुके हैं। सरफराज साहब, थोड़ा सा लोगों को मुतहरिक करने के लिए, अगर बिजली चोरी कर रहे हैं वो कार्रवाई FIA क्या करती है? जी बिल्कुल, हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। अब दो इशूज़ है ना, अगर तो बिजली चोरी में चूँकि आमतौर पर सार्फिन कई जगह मुलविस होते हैं, चूँकि सार्फिन ही कहते हैं उनको, या उनके साथ वो रब्ता करते हैं आपको हम बिल कम डाल देंगे, आप हम इतने पैसे दे दें, तो उसमें चूँकि एक बिजली वाला बंदा शामिल है और एक सारिफ शामिल है, तो हम दोनों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। अगर एक सिर्फ ये हो रहा है कि सिर्फ सारिफ जो है ना
वो केला चोरी कर रहा है तो उसमें हम फिर सारिफ के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो चूँकि हम एज ए इदारा एक चूँकि पुलिस के साथ भी लेस्को काम कर रही है, वहाँ पर चूँकि बहुत सारे ऐसे जैसे दूर अफ्तादा इलाके हैं, कसूर के, उकाड़ा के, शेखुपुरा, ननकाना के, जहाँ FIA की ज़रा आउटरीच कम है, तो वहाँ पर वो पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि जहाँ भी लेस्को का अफसर इन्वॉल्व है उसमें एक्शन हम लेंगे, ज़्यादा हमारा फोकस ये है। क्योंकि हम एंटी करप्शन इदारे हैं, वो पुलिस वाले लेस्को के अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन हम ले सकते हैं। तो हमारा बेसिक फोकस वहाँ पर है जहाँ पर लेस्को अफसरान शामिल हैं, जहाँ मीटर इंस्पेक्टर्स शामिल हैं, जिनका काम है मीटर को इंस्पेक्ट करना, उसको देखना कि वो ठीक यूनिट्स चला रहा है, स्लो तो नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको डाउनलोड करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है, चेक करना होता है। तो हमारा बेसिक फोकस इसमें ज़्यादा वही है कि जहाँ लेस्को अफसरान शामिल हैं या लेस्को मुलाजमान शामिल हैं। ठीक है सर, मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? मैसेज ये है कि ये एक नेशनल कैंपेन है, ये हमारी मतलब ये FIA की या मिनिस्टर साहब के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। नंबर एक, हम बिजली चोरी बड़ा जुल्म है, जुल्म उसके ऊपर है जो बिजली पे पूरे पैसे दे रहा है और फिर उसको ओवर बिलिंग कर दी जाती है, ओवर बिलिंग भी देख रहा है। और ये इनएफिशिएंसी है लेस्को की, मतलब इनएफिशिएंसी ये है कि वो मैं बिजली चोरी में या उनके साथ मिलकर मुलविस हूँ और आपको बिल उसका आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि एक तो लेस्को को हमने कहा आप इनएफिशिएंसी को कंट्रोल करें, करप्शन को कंट्रोल करें, नंबर 1, ताकि आप ओवर बिलिंग करनी ना पड़े, आप सही बिल दें, सही बिल लें, दैट्स इट। इसमें तो आपको फिर तो कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर जो अफसरान लेस्को के इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर किसी बंदे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पता है, ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमें ज़रूर बताएं, हम फौरी एक्शन लेंगे। और हमारा ये मिशन है कि हमने बिजली चोरी को रोकना है और किसी सारिफ पर इजाफी बोझ नहीं डाल देंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी आपका भी हक है जी, आपने अपने मुल्क के लिए अगर कुछ करना है, जहाँ कहीं आपको ऐसा कुछ नज़र आए, ज़रूर FIA से रब्ता करें। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा करके आना चाहिए, और वाकई आना चाहिए। सुबह के नाश्ते की अहमियत क्या है, हर एज ग्रुप में इसको किस तरह से जो है वो कंसिडर किया जाता है? क्या बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, क्या बस नॉर्मल खाना चाहिए, बच्चों को क्या बहुत हैवी नाश्ता करना चाहिए, और नाश्ता ना करने के नुकसान क्या हैं, डिस्कस करेंगे। माहिर ग़िज़ायात ज़ोहा अफजल हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहा। वालेकुम अस्सलाम। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाश्ते की अहमियत क्या है? नाश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नाश्ते को हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू ब्रेक द फास्ट। रात को जब हम डिनर कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक रोज़े की कैफियत में होते हैं सुबह तक, गैप आ जाता है अगर आप मिडनाइट स्नैकिंग नहीं करते। बेहतर ये है कि रात को खाने आप लोग जब 8 से 9 बजे के दरमियान में खा लेते हैं तो उसके बाद कोई और चीज़ कंज्यूम ना की जाए और आप एक रोज़े की कैफियत में रहें। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे हम कहते हैं कि आपने रात के खाने में और नाश्ते में गैप रखना ही रखना है। उसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं तो बेसिकली दैट इज़ ब्रेकिंग द फास्ट। सो उसको आपको जब रात को आप कुछ नहीं खा रहे और सुबह आप कुछ खाने लगे हैं तो उसको एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी की लिहाज से अगर देखें तो दोनों लिहाज से बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नाश्ता करते हैं लेकिन टाइम सही पे नहीं करते। मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ आप नाश्ता कंज्यूम करके आए हैं, तो आगे से बताते बिल्कुल हमने किया, और टाइम अगर पूछा जाए तो वो 12 बजे हो रहा होता है या 1 बजे हो रहा होता है। टोटली रॉन्ग। नाश्ते के लिए टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने नाश्ता किया, लेकिन अगर पूछा जाए क्या किया तो वो ऐसी ऑप्शंस कंज्यूम करके आते हैं कि जो कि उनके लिए पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के लिए बेहतर नहीं होती है। बहुत से लोग करते हैं लेकिन कम मिकदार में करते हैं, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन खाते कम मिकदार में, तो ऑब्वियसली वो भी उनके लिए ख़राब है। इसके लिहाज से बहुत सी माएँ बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम के ऊपर लेट होने की वजह से नाश्ता नहीं कराती कि स्कूल में लेट हो जाएंगे तो इसे नाश्ता ना कराया जाए। अच्छा, इसमें लंच की ऑप्शन भी होती है कि आप साथ लंच बॉक्स में? बिल्कुल लंच की ऑप्शन होती है, लेकिन वही बात है कि ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के लिए स्कूलिंग एक्टिविटीज़ यानी कि उन्होंने फिजिकली भी एक्टिव होना है, सोशली भी एक्टिव होना है, मेंटली भी एक्टिव होना है, तो तीनों लिहाज से ब्रेकफास्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बच्चे, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जिन बच्चों का ब्रेकफास्ट ना क्वालिटी ना क्वांटिटी के लिहाज से सही
ना होने की वजह से उनके जो एकेडमिक परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ख़राब हुई हैं, स्कूल के ग्रेड्स ख़राब हो गए, बच्चे बहुत ज़्यादा ऑटिज्म की तरफ जाने लग गए, यानी कि उनके सोशल इंटरेक्शंस दूसरे बच्चों के साथ बहुत कम होते गए। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में वो की न्यूट्रिएंट्स नहीं थे जो उनकी सोशली, मेंटली और फिजिकली अपब्रिंगिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर मैं बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में बात करूँ तो बच्चों को कोशिश करें कि नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों चीज़ें लाजमी दें। अब अगर बात की जाए कि प्रोटीन्स कहाँ से आनी है, तो सिंपल एक फॉर्मूला रखें कि बच्चे को आपने नाश्ते में एक अंडा ज़रूर देना ही देना है। अगर वो नहीं खाता तो आप उसको कोई चिकन का कबाब बना के दे दें, या आप कोशिश करें कि कोई 2 से 3 दालों का मिक्सचर सूप बना के दे दें, या उसका दाल वैसे बच्चे को दे दें, डिपेंड्स अपॉन के कटलेट बना के दे दें कि बच्चा किस फॉर्म में प्रेफर करता है। सो प्रोटीन आपने यहाँ से देनी देनी। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो कोशिश करें कि एक ब्रेड का स्लाइस या 1.5 ब्रेड का स्लाइस बच्चे को लाजमी नाश्ते में खिलाएं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी कि वो अगर एक खा लेते तो बहुत अच्छा है, 1.5 खा रहे तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अगर बच्चा ये नहीं खाता तो हम उनको दलिए की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जो आपके पास गंदम का दलिया, ओट्स का दलिया, बच्चा वो खा के भी जा सकते हैं। थर्ड पे मैंने बात की थी फैट्स की। फैट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी फैट पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अब बच्चे ने पढ़ाई करनी है, चीज़ें याद करनी है, क्लास में एक्टिवली परफॉर्म करना है, तो उसके लिए फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मदर्स ऐसा कर सकती है कि बच्चों को नाश्ते में बादाम दे सकती हैं। बादाम अगर बच्चा नहीं खाता तो आप उसको क्रश करके, ग्राइंड करके आप बेशक उसके जो सीरियल दे रही उसी के अंदर मिक्स कर दें, या जो आप ऑमलेट बना के दे रही उसमें मिक्स करके दे दें, ताकि बच्चे को पता ही नहीं चले इसके अंदर क्या चीज़ एडेड है। अगर बच्चा पसंद से खाता है तो आप उसको बिल्कुल दें। यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल आता है कि हम उसको छिलका रिमूव करके दें या छिलके के साथ दें। बेहतर ये है कि उसको विद पील दें, उसको उतार के ना दें। और दूसरी एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर बच्चा जो है वो बादाम वगैरह प्रेफर नहीं कर रहा तो आप उसको वॉलनट भी दे सकते हैं, लेकिन एक वॉलनट का चौथा हिस्सा देना है बच्चे को, इससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं देना। लेकिन बहुत सी मदद क्या करती हैं कि बच्चों को सुबह सुबह लाल शरबत चीनी घोल के बहुत ज़्यादा पिला रही हैं, स्कंजून बहुत ज़्यादा दे रही हैं साथ में, जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप नाश्ते में बच्चों को पिज़्ज़ा, डोनट्स वगैरह देंगे तो ये बॉडी में ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो बच्चे की याद करने की सलाहियत को कम कर देते हैं। तो अब आप देखिए सुबह सुबह का बच्चा ऐसा फ्यूल लेके जा रहा है कि जो उसकी मेमोराइज करने की एबिलिटी को ख़राब करें, उसके इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को ख़राब करें, तो बच्चा हर लिहाज से डाउन टू डाउन आता है। बिल्कुल। सो हरगिज़ ऐसी चीज़ें ना दें जो उनकी मेमोरी हेल्थ को भी ख़राब करें और जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी ख़राब करें। सही। क्या बड़ों के लिए भी इतनी अहमियत है नाश्ते की? बड़ों के लिए भी इतनी अहमियत है, बिल्कुल इतनी अहमियत है, क्योंकि आप देखिए कि अब बड़े जैसे अब आजकल जो वक्त है हम लोगों को मौसमी बीमारियां कितनी लग रही हैं। जी बिल्कुल। वो क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में हर चीज़ मुनासिब मिकदार में मौजूद ही नहीं। हम गन बला खाते हैं, मुख्तलिफ वक्तों पे खाते हैं, ना टाइम फॉलो करते हैं ना क्वालिटी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने नाश्ता किया होगा तो आपकी बॉडी तैयार होती है हर किस्म के इन्फेक्शन से, बीमारी से डिफेंड करने के लिए। अगर आप सुबह नाश्ता नहीं करके आएंगे, आपका पूरा दिन जो है वो बहुत प्रोन टू होता है कि आपके जो भी वायरस, बैक्टीरिया हवा के अंदर होते हैं वो आपको अटैक कर सकते हैं। एक एग अगर आपने नाश्ते में लिया हुआ है, एक फ्रूट अगर आपने नाश्ते में लिया हुआ है, अगर आपने यही फैट्स लिए हुए, यही कार्ब्स लिए हुए, तो ये आपको पूरा दिन आपको बचा के रख देंगे, कोई भी माइक्रोब या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको अटैक नहीं कर सकता। सही। इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल आप नाश्ते में लाजमी करें। कोशिश करें कि जब आप उठ रहे हैं तो 1 गिलास पानी आप उसी वक्त कंज्यूम कर लें। ठीक है। बिफोर, जिसको हम प्री ब्रेकफास्ट मील कहते हैं, उस टाइम पे ले लें, क्योंकि उससे होता है कि आपका जो GIT वो पूरा क्लेंज हो जाता है और जितने भी टॉक्सिन्स उसके अंदर खाली पेट मौजूद होते हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं। ठीक। खाने के साथ पानी ना इस्तेमाल करें, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट पानी ना पिएं। नाश्ता करने के हाफ एन आवर बाद दोबारा 1 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी कर लें। इससे होगा कि आपकी जो सुबह के टाइम की वाटर रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की तरफ भी नहीं जाएंगे और उस टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली एक आपके लिए डिटॉक्सिफाइड स्टेट के अंदर आ जाती है। तो पानी का इस्तेमाल भी नाश्ते में लाजमी रखें। रिवायत है हमारे यहाँ कुछ लोगों की आदत होती है पराठा और नान वगैरह नाश्ते में, तो इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं आप? इस प्रैक्टिस में है कि पराठा इज़ टोटली हेल्दी। आप पराठा कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, अगर मोटापे का मसला है, शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसमें हम ये नहीं पेशेंट से कहते कि आपने खाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये कह दें तो अगला खाता है। हाँ, आप उसको क्वांटिटी मैनेज करके बता दें कि अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो आप होल व्हीट पराठा खाएं, उसके अंदर आप मैदा ना ऐड करें। एक ये बात कर लें। दूसरी ये बात कर लें कि ऑयल अंदर स्टफ़ ना करें उसके अंदर, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बनास्पति घी स्टफ़ करते हैं और ऊपर भी ऑयल ऐड करते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आप सरसों के तेल में पराठा इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे नान की आपने बात की, नान में अगेन क्या है, वाइट मैदा है, फ्लावर है, जो कि वही कंपाउंड्स ब्रेन के अंदर जाके प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको ब्रेन की एक्टिविटीज़ को नल डाउन कर देते हैं, स्लो कर देते हैं।
ब्रेन के साथ साथ जितने भी ये नान हैं और ये जो भी मैदे वाली चीज़ें ये आपकी ब्लड की पीएच को ख़राब करते हैं। अच्छा, अब ब्लड की पीएच जब ख़राब हो जाती है तो आपका ब्लड अपने सही तरीके से काम नहीं कर पाता, वो न्यूट्रिएंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफिशियंसीज इसीलिए आ जाती है क्योंकि ब्लड जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अब ब्लड ख़राब कब होता है? जब आप लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें ये नान आ गए, खमीरी रोटियाँ आ गई, तंदूर की रोटी आ गई, तो ये चीज़ें नाश्ते के टाइम पे इस प्रैक्टिस को छोड़ दें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सालन ले आते हैं और साथ में ये वाली रोटियां कंज्यूम कर लेते हैं नाश्ते में भी। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आपने सिंपल आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस साथ रखें और आप वो कंज्यूम करें, वो बिल्कुल ठीक है आपके लिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैदे वाली चीज़ों से या जो भी जंक फूड वाली चीज़ें नाश्ते में कंज्यूम करने से खास तौर पर कुछ लोगों के नाश्ते का लाजमो मलजूम हिस्सा चाय होती है। आपने नाश्ता किया, कुछ भी ब्रेड आपने खाई गए या रोटी नान जो भी लिया, उसके बाद आप फ़ौरन चाय पी लेते हैं, इसको कैसे देखते? चाय के अंदर हमारे पास टैनिन्स आ जाते हैं। अब एक तो ये बात हम करते हैं कि चाय आपने अगर खानी है तो आपने नाश्ते के 45 मिनट्स बाद पीनी है, उसके साथ इंजॉय कर करके नहीं पीनी है। दूसरी हम क्या चीज़ करते हैं, उसमें बहुत सारी चीनी ऐड कर लेते हैं, जो वाइट शुगर है। अब चीनी के बारे में हम ये बात करते हैं कि आप जो नेचुरल स्वीटनर्स आपके पास आजकल आ रहे हैं, स्टिविया के नाम से बहुत प्लांट है नेचुरल जिसका स्वीटनर अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल शुगर, वाइट शुगर की तरफ ना जाए। और चाय वैसे भी हम रिकमेंड नहीं करते, टैनिन्स मौजूद हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते। सो जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो खाली कैलोरीज लेके आपको सिर्फ ताकत मिलेगी, लेकिन जो आपकी डिफिशियंसीज हैं वो उसके जरिए प्रमोट होती जाएंगी। क्योंकि चाय के अंदर जो टैनिन्स है वो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो नाश्ते की अहमियत क्या है और नाश्ते का तरीक़ेकार क्या है, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। जो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।